यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करिए, आकर्षित करिए। ठीक है, जैसे ये कैमरा है, ये मुझे आकर्षित कर रहा है और मैं इस कैमरे को आकर्षित कर रहा हूँ। एक बार हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका कारण जानेंगे। बस अगर हमें समझ में आ गया ना कारण क्या है, कारण समझ में आ गया, तब इसमें कुछ नहीं है, फिर हम हर चीज समझ जाएंगे कि अच्छा इसका कारण ये हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। और आकर्षण के कारण इन दोनों के मध्य एक तरीके से बल लग रहा है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम बताएंगे कि इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। जो मार्कर है इसको हम एक तरह से वर्ताकार पथ पे क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं, तो तुरंत इसको केंद्र तरफ एक बल लग रहा है, इसलिए ये जो चंद्रमा है वो इसे पथ को छोड़ के नहीं जा रहा है। प्रत्येक स्थिति में जैसे चंद्रमा आगे बढ़ रहा है तो उस पर केंद्र तरफ एक क्या लग रहा है, ऐसे बल लग रहा है, तो वो ही क्या यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल है। हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय जो है गुरुत्वाकर्षण का। 9वीं क्लास की जो विज्ञान की बुक है, किताब है, उसका ये है अध्याय नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण। तो इस अध्याय का ये हमारे पहली क्लास है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, टोटल 4 टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का, तीसरा टॉपिक आएगा हमारा अभिकेंद्रीय बल का, और लास्ट चौथा टॉपिक आएगा हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण का, जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी टॉपिक को क्या करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम करते हैं इस लेक्चर को, इस क्लास को शुरू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में है एक बॉल। अब इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही छोड़ रहे हैं ये बॉल क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या है भाई, नीचे की तरफ तो है हमारी पृथ्वी, धरती, जो प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये आकर्षण ही क्या है, ये आकर्षण ही है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा को हम और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा क्या है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो ये जो आकर्षण है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और जो एक तरीके से इस आकर्षण के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु की क्या आ रही है, नजदीक आ रही है। तो नजदीक आ रही है इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ बल लग रहा है। तो ये जो आकर्षण बल है, ये इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल के साथ, इस उदाहरण के साथ ही हमने टोटल 2 टॉपिक कर लिए। जैसा कि पहला जो आपके दे रखा है गुरुत्वाकर्षण का, और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल का। बच्चों आप ये एकदम बढ़िया तरीके से हमने परिभाषा यहाँ पे लिखी है, आप इसको उतार भी सकते हो। एक बार हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका कारण जानेंगे। बस अगर हमें समझ में आ गया ना कारण क्या है, कारण समझ में आ गया, तब इसमें कुछ नहीं है, फिर हम हर चीज समझ जाएंगे कि अच्छा इसका कारण ये हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों टॉपिकों को पढ़ते हैं, फिर इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। ऐसी क्या वजह हो गई कि सभी चीजें पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही है। ठीक है, या पृथ्वी को भी कोई वस्तु आकर्षित कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए हमारा जो है पहला है गुरुत्वाकर्षण टॉपिक। ठीक है, इसमें देखो क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है हमने ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, जिसे हम पिंड भी कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं, पिंडों के बीच कार्य करने वाला इस पारस्परिक आकर्षण क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ठीक है, जैसे ये कैमरा है, ये मुझे आकर्षित कर रहा है और मैं इस कैमरे को आकर्षित कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इसके पास जा रहा हूँ या कैमरा मेरे पास आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ कारण है, वो अभी हम देखेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है देखो कि जिस बल से ब्रह्मांड की कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो उस बल को उन वस्तुओं के बीच का हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ठीक है, और आकर्षण के कारण इन दोनों के मध्य एक तरीके से बल लग रहा है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम बताएंगे कि इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। एकदम बहुत साधारण सा कारण है, जिसको आप समझने के बाद आपके दिमाग में एकदम समझ में आ जाएगा कि ये वस्तु, ये चीजें हो क्यों रही है। ठीक है, तो इन वस्तुओं, इन सभी जो घटनाएं हो रही है, इनका कारण है द्रव्यमान। वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण दूसरी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे इस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान है और इस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, तो इनके मध्य एक तरीके से आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन हम इस चीज को यहाँ पे महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि हम धरती पर खड़े हैं और धरती का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है, धरती का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इस चीजों को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
अब देखो हम अलग अलग तरीके से क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि इसका कारण क्या है। ये हो रहा है एक तरीके से द्रव्यमान की वजह से। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। जिस दिन अगर मान लो कि हम चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत ज्यादा कर दें तो उल्टे वो प्रोसेस हो जाएगी, इसके बाद पृथ्वी चंद्रमा के चारों तरफ क्या लगाने लग जाएगी, चक्कर लगाने लग जाएगी। तो सब कुछ खेल क्या है, द्रव्यमान का है। इसी प्रकार से सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य हमारा जो सौर एक तरीके से सौर मंडल है उसका 99 से 98% द्रव्यमान रखता है। ठीक है, तो उस द्रव्यमान की वजह से ये सभी जो ग्रह है, ये उल्का पिंड है, वो क्या कर रहे हैं, सूर्य की चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो सूर्य भी है वो भी क्या कर रहा है, वो एक होता है ब्लैक होल। ठीक है, सूर्य भी किसी न किसी वस्तु की चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब सूर्य से भी लाखों करोड़ों गुना बड़ी चीज है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लाखों करोड़ों गुना क्या है, बड़ा है, ज्यादा है। तो इस वजह से सूर्य क्या कर रहा है, उस वस्तु की चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक होल। विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं, ब्लैक होल। तो इस तरीके से ये सब कुछ जो प्रक्रिया हो रही है ये हो रही है द्रव्यमान की वजह से। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब हमें महसूस होने लग जाएगा कि वो दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। अब जैसे बच्चों इसी प्रकार से हम क्या है, एक घटना देखते हैं पृथ्वी पर जो होती है, समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठती है जिसे हम कहते हैं ज्वार और भाटा। तो ज्वार और भाटा जो समुद्र में आता है वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि चंद्रमा का और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से जो पृथ्वी पर जो हमारा जल है समुद्रों के अंदर, वो एक तरीके से लहरों के रूप में क्या होता है, ऊपर उठता है। तो ये सब प्रक्रिया क्या हो रही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हो रही है। तो हमारे पास एकदम बढ़िया तरीके से दो बिंदु हमारे सामने आ गए हैं। एक बिंदु तो ये है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही है। ठीक है, दूसरा बिंदु ये है कि ये आकर्षण बल किस चीज पर निर्भर करता है, ये आकर्षण निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, वो उतनी ही प्रबलता से उतनी ही आकर्षण बल के आधार पर दूसरी वस्तु को क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इस तरीके से हमने दो टॉपिक कर लिए हैं। अब हम दो टॉपिक और करेंगे जो है हमारा अभिकेंद्रीय बल का और अभिकेंद्रीय त्वरण का। अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण को समझने के लिए बच्चों हमें एक छोटे से प्रयोग की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस प्रयोग को करने से पहले हम पहले आसान भाषा में समझते हैं कि अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण को हम दोनों साथ में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो वह बल जो किसी वस्तु को वर्ताकार पथ में गतिशील रखता है, यानी कोई वस्तु अगर वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसको वर्ताकार पथ में गतिशील रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे आपको परिभाषा नाम से पता चल रहा है कि अभिकेंद्रीय बल यानी जिसकी दिशा केंद्र की तरफ हो। ठीक है, अब देखो इसको आगे और बढ़ते क्या दे रखा हमें, यह बल सदैव वर्ताकार पथ की त्रिज्या के साथ साथ केंद्र की ओर लगता है। तो यह बल क्या होता है, एक तरीके से वर्ताकार पथ पर जो कण गति कर रहा है तो इस बल की दिशा त्रिज्या के साथ साथ क्या होती है, केंद्र की तरफ होती है। जिस तरीके से देखो यहाँ पे पृथ्वी दे रखी है और ये पृथ्वी की चारों तरफ चंद्रमा क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे चंद्रमा वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो इस वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए एक बल लग रहा है जिसकी दिशा क्या है, केंद्र की तरफ। इसे ही हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। देखो तो अगर चंद्रमा इस स्थिति में है तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या है, केंद्र की तरफ, इस दिशा में। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या है, ऐसे केंद्र की तरफ। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या है, इस दिशा में। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या है, इस दिशा में। तो कहने का मतलब प्रत्येक वस्तु जो वर्ताकार पथ पे गति कर रही है उसको वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, वो ही हमारा क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम उदाहरण भी लेके चल रहे हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल की भांति कार्य करता है। तो हकीकत में क्या है, एक तरह से अभिकेंद्रीय बल कोई एक तरीके से फिक्स बल नहीं है, वहां पे कोई दूसरा बल आएगा वो अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। तो ये देखो कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम एक से इस जो मार्कर है इसको हम एक तरह से वर्ताकार पथ पे क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमें सोचना है कि ये मार्कर है,
ये एक तरीके से धागे से बंधा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, इसको वर्ताकार पथ पर ऐसे गति करा रहे हो। ठीक है, अब देखो इसको वर्ताकार पथ पर गति कौन करा रहा है, ये है डोरी, डोरी में है तनाव। ठीक है, तो इस तनाव की वजह से ये डोरी टूट नहीं रही है, तनाव की वजह से डोरी टूट नहीं रही है, और जैसे ही आप बल लगाओगे तो ये वर्ताकार पथ पर गति करने लग जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पे तनाव बल इस मार्कर को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए मजबूर कर रहा है, या वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे जो है तनाव बल वो अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। इसी प्रकार से चंद्रमा को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए जो बल काम आ रहा है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। वो गुरुत्वाकर्षण बल ही यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अब गौर कीजिए कि अगर चंद्रमा क्या करे, जैसे इस स्थिति में आएगा तो तुरंत इसको केंद्र तरफ एक बल लग रहा है, इसलिए ये जो चंद्रमा है वो इस पथ को छोड़ के नहीं जा रहा है। प्रत्येक स्थिति में जैसे चंद्रमा आगे बढ़ रहा है तो उस पर केंद्र तरफ एक क्या लग रहा है, ऐसे बल लग रहा है। तो वो ही क्या यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल है। लेकिन अभिकेंद्रीय बल खुद तो कुछ है नहीं, एक तरीके से उसकी जगह खुद दूसरा बल आता है, वो ही अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का काम कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस मार्कर को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए कौन सा बल काम कर रहा है, एक तरीके से तनाव बल। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक तरीके से तनाव बल है वो अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण को। तो देखो यहाँ से शुरू है हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण। वर्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे एक बात बताओ कि जो हमारा वेग है, वेग वेग दो चीज पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है परिमाण पर, ठीक है, यानी वेग है वो परिमाण, और प्लस किस पर निर्भर करता है, दिशा पर। या आप वेग को समझना चाहो तो वेग को हम एक तरीके से कह सकते हैं चाल प्लस दिशा। अब देखो वेग या तो चाल परिवर्तित कर दो तब वेग का मान परिवर्तित हो जाएगा, या दिशा परिवर्तित कर दो तब वेग का मान परिवर्तित हो जाएगा, या दोनों का मान अगर परिवर्तित कर दे तब वेग का मान परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक तरीके से चंद्रमा की चाल है वो तो एक समान है, लेकिन इसकी दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा है तो इसकी वेग की दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो इसकी वेग की दिशा क्या होगी, ये होगी। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो इसकी वेग की दिशा क्या होगी, ये होगी। अगर चंद्रमा यहाँ पे तो इसकी वेग की दिशा क्या होगी, ये होगी। तो इस तरीके से वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, ना कि उसका एक तरीके से परिमाण या चाल। तो जब दिशा परिवर्तित होती है तब अर्थात हम ऐसे भी बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे वेग का परिमाण तो परिवर्तित नहीं हो रहा, लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा। वो त्वरण ही यहाँ पे क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो एक बार देखो वापिस से पढ़ते हैं। वर्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है, और यह त्वरण ही क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो इस तरीके से हमने दोनों टॉपिक देखे कि अभिकेंद्र बल क्या है, किसी वस्तु को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए जो बल काम आ रहा है वो है अभिकेंद्रीय बल, जिसकी दिशा क्या होती है, सदैव केंद्र की तरफ होती है। और जब वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है कि प्रत्येक स्थिति में जो वेग की दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है। और अगर वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है तो वहां पे वेग का मान भी एक तरीके से जो मान परिवर्तित हो रहा है, और जो वेग का मान परिवर्तित होता है तो वहां पे एक त्वरण आता है जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ये अभिकेंद्रित त्वरण है, इसकी भी दिशा एक तरीके से क्या होगी, केंद्र की तरफ होगी। इसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य हो रहा है कि जो पृथ्वी है और वो सूर्य पृथ्वी को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो पृथ्वी भी वर्ताकार पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है, और पृथ्वी को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का काम कौन कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक एक टॉपिक को समझने की पूरी तरीके से क्या कोशिश की है। एक बार हम इन टॉपिकों को वापस से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करिए, आकर्षित करिए। इन वस्तुओं के मध्य कितनी ही दूरी हो, ये हमेशा एक दूसरे के क्या करेगी, आकर्षित करेगी। अब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगी तो जाहिर सी बात है उनके मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा। वो एक तरीके से कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगा रही है। और गुरुत्वाकर्षण बल किससे संबंधित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल संबंधित होता है वस्तु के द्रव्यमान से। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। फिर हमने देखा कि जो अभिकेंद्रीय बल है और अभिकेंद्रीय त्वरण है उसको हमने कैसे समझने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी वस्तु क्या कर रही है, वर्ताकार पथ पर गति कर रही है
तो उस वस्तु को वर्ताकार पथ पर गति कराने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। वैसे तो अभिकेंद्रीय बल कोई एक तरीके से फिक्स बल नहीं है, लेकिन इसकी जगह को दूसरा बल काम करता है जो वस्तु को वर्ताकार पथ पर गति कराता है। जिस तरीके से पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये चंद्रमा क्या करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है। और गति के प्रत्येक स्थिति में जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होगी वो होगी केंद्र की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही चंद्रमा जो गति कर रहा है वर्ताकार पथ पर, तो उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। दिशा परिवर्तन होने से तो वेग का मान भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे एक त्वरण उत्पन्न होगा, वो त्वरण ही यहाँ पे क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को वापस एक बार रिवीजन कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।